myself Shilpa Katavale from ACS Girls Junior College, Paspauri, Nagpur. We have already started chapter 12 biotechnology, and today we will discuss about the cloning vectors. Vehicle DNA means vector means carrier. These are the carrier desired characters with a gene to a particular host organism and replicate there. हमें जो जीन चाहिए, हमें जो कैरेक्टर्स चाहिए, वो पर्टिकुलर उस वेहिकल डीएनए में हम लेंगे और वेक्टर के थ्रू, क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू हम किसी डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म में जिसमें हमें वो बदलाव चाहिए उसमें हम वो इनोकुलेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो हमें वहां पर हमें जो कैरेक्टर्स चाहिए वो मिलेंगे. अगर ऐसा होता है तो ऐसे वेक्टर्स को यहाँ पर वेहिकल डीएनए बोला जाता है, क्लोनिंग वेक्टर्स कहा जाता है. वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल. अब यहाँ पर आपको सीधा ही दिया हुआ है कि वेक्टर जो है ये डीएनए मॉलिक्यूल ही रहेगा, लेकिन इसमें फॉरेन डीएनए सेगमेंट्स होंगे. मतलब हमें जो कैरेक्टर्स चाहिए, डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए, हमने वो फॉरेन डीएनए मटेरियल जो डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ है उसको पर्टिकुलर उस वेक्टर में हमने डाल दिया है. और ये जब होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम इंसर्ट करेंगे, इनोकुलेट करेंगे, तो ये होस्ट बॉडी में रेप्लिकेट होगा. इसमें वो एबिलिटी है रेप्लिकेट होने की. वेक्टर्स मे बी प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेजेस. तो बैक्टीरियोफेजेस में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, M13, लैम्ब्डा वायरस एक्सेट्रा, कॉस्मिड, फेजमिड्स, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ट्रांसपोसॉन्स एंड बैक्यूलोवायरसेस एंड मैमलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, MACs. मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर आर प्लाज्मिड वेक्टर. ये तो सारे यूज होते ही हैं. अब जैसी डिमांड रहेगी उनके कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करता है, डीएनए मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, डिजायर्ड कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह का वेक्टर यूज करेंगे. लेकिन मैक्सिमम जो यूज होता है वो होता है प्लाज्मिड वेक्टर, और इसमें सबसे ज्यादा PBR 322, PUC, TI प्लाज्मिड, इनको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है. जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए आरएनए टेक्नोलॉजी में इनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. नाउ प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर्स. यहाँ पर देखो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस, इनको एज अ वेक्टर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. A good vector should have the ability of independent replication so that as the vector replicate through origin and large number of copy of the DNA insert will be formed. अब हमने बोला है कि वेक्टर जो है वो डीएनए मटेरियल होता है. एक अच्छा वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल तो वो खुद है या फिर उसके पास है, वो रेप्लिकेट भी अच्छा होगा अगर वो बहुत अच्छा वेक्टर है. तो ये जब कभी होस्ट बॉडी में जाएगा, किसी बॉडी के अंदर जाएगा, ये अपना रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से कर सकता है, और इसके पास ओराइजिन होते हैं जो फास्ट रेप्लिकेशन में मदद भी करते हैं. मोरेओवर वेक्टर शुड बी एबल टू इजीली इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल. अब हम वेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वेक्टर जो है ये किसी भी होस्ट सेल में बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और यहाँ पे रिजेक्ट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. वो एक्सेप्ट कर लेते हैं होस्ट सेल वेक्टर्स को, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और फास्ट रेप्लिकेट भी करते हैं. इसलिए हम मैक्सिमम आरएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर्स यूज करते हैं, और उसमें भी हम प्लाज्मिड ज्यादा यूज करते हैं. वेक्टर A vector should have marker gene for antibiotic resistance. वेक्टर के पास मार्कर जीन होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए मदद करते हैं. They must have unique cleavage site in one of the marker gene. जितने भी मार्कर जीन्स होंगे उनमें से किसी एक के पास यहाँ पर क्लीवेज के लिए
पर्टिकुलर उस क्लीवेज साइट से डीएनए को कट करेगा, इसलिए वहां पर क्लीवेज साइट प्रोवाइड की गई है. It should have at least suitable control element like promoter, operator, ribosomal binding site. अब इनके पास कंट्रोल एलिमेंट्स भी है, मींस प्रमोटर है जो प्रोसीजर को प्रमोट करने का काम करेगा, स्टार्ट करने का काम करेगा. ऑपरेटर साइड भी है जो पूरी प्रोसीजर को, सारी प्रोसीजर को, कंप्लीट प्रोसीजर को यहाँ पे ऑपरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं. राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स ये भी वहां पर अवेलेबल है, एक्सेट्रा जो भी कंट्रोल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे वहां पर प्रेजेंट होंगे. द प्लाज्मिड्स ऑब्टेन नेचुरली डू नॉट possess all the characteristic. प्लाज्मिड जो है, नेचुरल जो प्लाज्मिड है या फिर जो वेक्टर्स है, उसके पास सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते. They do not possess all the characteristic. उनके पास सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते. उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो वेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता. क्लोनिंग के टाइम पे वो अपने फंक्शंस को बहुत अच्छे से प्रॉपरली प्ले नहीं कर सकते. Hence they are constructed by inserting gene for antibiotic resistance. Example PBR 322, PBR 320, PACYC 177 are constructed plasmid. नेचुरल जो प्लाज्मिड है, जो वेक्टर है, उनको हम यूज करते हैं, लेकिन उनमें वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए वो नेचुरल जो वेक्टर्स है उनमें नहीं होती. तो ऐसी कंडीशन में हमको कुछ प्लाज्मिड्स है उनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, आर्टिफिशियली उनको तैयार करना पड़ता है. तो अब ऐसे प्लाज्मिड में क्या होगा, फिर हमें जो कैरेक्टर्स उसमें इंसर्ट करने हैं, पर्टिकुलर होस्ट सेल में हमें जो कैरेक्टर चाहिए, हम वो कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड में वो कैरेक्टर्स इंसर्ट करेंगे, पर्टिकुलर वो जीन इंसर्ट करेंगे, पर्टिकुलर वो डीएनए इंसर्ट करेंगे. इससे क्या होगा कि हमें अगर पर्टिकुलर होस्ट सेल में जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए उसको तो हमने वेक्टर में डाल दिया है, वेक्टर को तो हम इंसर्ट करेंगे अपने होस्ट सेल में. ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनिज्म में हमें जो कैरेक्टर चाहिए वो मिलेंगे, और इसीलिए आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स बनाए जाते हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. प्लाज्मिड BR 322, PBR 320, PACYC 177. इस तरह से ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स हैं जो मदद करते हैं हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने. PBR 322 is mostly used in rDNA technology in plant. PBR जो है ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है rDNA टेक्नोलॉजी में, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. नाउ प्लाज्मिड, द प्लाज्मिड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन rDNA टेक्नोलॉजी आर दोज दैट रेप्लिकेट ई कोलाई. ई कोलाई में अगर रेप्लिकेशन करना है, ई कोलाई बैक्टीरिया है जिसमें रेप्लिकेशन करना है, तो सबसे ज्यादा प्लाज्मिड का ही यूज किया जाता है rDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू. इन्वेस्टिगेटर हैव इंजीनियर्ड these plasmids to optimize their use as a vectors in DNA cloning. जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो भी रिसर्चर्स हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, अगर उनको डीएनए क्लोनिंग के लिए बहुत इजीली अगर मटेरियल ट्रांसफर करना है, तो वो मैक्सिमम प्रेफरेंस जो है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो प्लाज्मिड को ही देते हैं. और प्लाज्मिड में वो कैपेसिटी है सेल्फ रेप्लिकेट होने की और बहुत जल्दी रेप्लिकेट होने की भी कैपेसिटी, इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो प्लाज्मिड को ही जाता है. दिस इज द प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर विथ ओराइल रेप्लिकेशन. दिस इज ओराइल रीजन एंड रेजिस्टेंस जीन AMPR यहाँ पर दिया हुआ है, और ड्रग रेजिस्टेंस जीन, रीजन वेयर फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड. अब ये जो है रीजन, ये ऐसी जगह है जहां पर हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे. तो आपको ये सब पूरा डायग्राम से यहाँ पर शो किया गया है. Plasmid cloning vector showing replication origin, that is ORI region, a drug resistant gene, that is AMP raised to power R,
और रीजन इन विच फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड, ये ओराई रीजन है, ये ड्रग रेजिस्टेंस जीन है, और ये ऐसा रीजन है जहाँ पर हम फॉरेन डीएनए जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये फॉरेन डीएनए मटेरियल होगा और इसमें हम ये जो पार्ट यूज़ कर रहे हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पार्ट होगा। हम इनमें से कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, इतने सारे नहीं, हम डिपेंड करता है कि हम कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे और इनमें से कोई एक एंजाइम हम यूज़ करेंगे डीएनए को कट करने के लिए। और यहाँ पर हम डीएनए जो फॉरेन डीएनए है उसको हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। Plasmid vectors for plants. Important vector for carrying new DNA into many type of plants is a plasmid that is found in Agrobacterium tumefaciens. अब यहाँ पर दिया हुआ है कि वेक्टर होगा जो बहुत सारे प्लांट्स में अपने डीएनए को कैरी करेगा, इंसर्ट करेंगे बहुत सारे प्लांट्स में, तो ऐसे वेक्टर्स को हम यहाँ पर प्लाज्मिड बोलेंगे। और ये एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस वगैरह है, इनमें पाए जाते हैं। दिस बैक्टीरियम लिव्स इन सॉइल, ये बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं और इसकी वजह से प्लांट डिसीज होती है, प्लांट में डिसीज होती है जिसको क्राउन गॉल बोला जाता है। यहाँ पर देखो, कॉल्ड क्राउन गॉल which is characterized by the presence of overgrowth or tumor in the plant. अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस होते हैं, बैक्टीरिया है, ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से प्लांट में ओवरग्रोथ आती है, एक डिसीज आती है जिसमें प्लांट में कहीं पर भी किसी भी टाइप की ग्रोथ आएगी जो हमें एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, एक आउटग्रोथ। सपोज कि ये स्टेम है और ये ब्रांच है, यहाँ पर किसी तरह की अनडिफरेंशिएटेड मास जो है या फिर ऐसे कुछ भी सर्कुलर जैसा आउटग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। देन और एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस कंटेन अ प्लाज्मिड कॉल्ड टीआई फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग। अब जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस, इसमें ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, इनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जिसको हम टीआई प्लाज्मिड बोलेंगे। इसकी वजह से ट्यूमर इंड्यूस होते हैं पर्टिकुलर प्लांट में। टीआई प्लाज्मिड कंटेन ट्रांसपोजन, इनमें ट्रांसपोजन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम यहाँ पर टीडीएनए बोलेंगे, which is a copy of itself into chromosome of infected plant cell. जो भी infected plant cell होगा उनके जो क्रोमोसोम होंगे उनमें ये अपनी खुद की बहुत सारी कॉपी बनाकर वहां पर इंसर्ट करेंगे। The transposons with the new DNA, आपको पता है ट्रांसपोजन्स हम यहाँ पर वेहिकल के तौर पे ही लेंगे और जो ट्रांसपोजन्स है उनको हम यहाँ पर टीडीएनए बोल रहे हैं। ये डीएनए है, टीडीएनए है, न्यू जेनेटिक मटेरियल है, न्यू डीएनए है, कैन स्टिल बी इंसर्टेड इनटू होस्ट सेल क्रोमोसोम। और ये ट्रांसपोजन्स जो टीडीएनए के साथ जा रहे हैं होस्ट सेल में, वहां पर इंसर्ट होंगे, वहां पर वो बाद में रेप्लिकेट भी होंगे। A plant cell containing this DNA can then be grown in culture or induced to form new transgenic plant. अगर ये टीडीएनए हम पर्टिकुलर होस्ट प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं तो हमें यहाँ पर एक ट्रांसजेनिक प्लांट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम अगर इस तरह से बदलाव लाते हैं तो उस पर्टिकुलर प्लांट को हम यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे। नाउ competent host cloning organism. Competent host cloning organism are usually the bacteria like Bacillus, Haemophilus, Helicobacter pylori and E. coli. Mostly E. coli is used for transformation with the recombinant DNA technology. Generally हम E. coli ही यूज करते हैं। हम थोड़ा सा जीन लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पर देख लेंगे। Gene library is a collection of different DNA sequences from an organism where each sequence has been cloned into a vector for ease for the purification, storage and analysis. ये जीन लाइब्रेरी होती है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के डीएनए और डीएनए का अलग अलग टाइप का सीक्वेंस, उनको यहाँ पर हम कलेक्ट करके रख सकते हैं, ऐसा हम यहाँ पर बोलेंगे। जब कभी जरूरत होगी हम उनको यूज करेंगे। अगर हमारे पास एक कॉपी है डीएनए की तो हम पीसीआर को यूज करके, क्लोनिंग को यूज करके हम उसकी बहुत सारी कॉपी बनाकर जीन लाइब्रेरी में रख सकते हैं। इसके दो टाइप है, एक है जीनोमिक लाइब्रेरी और एक है सीडीएनए लाइब्रेरी, मींस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी।
Genomic library, it is a collection of clone that represent the complete genome of an organism. ये ऐसे जीन्स का या फिर ऐसे क्लोन्स है जीन के, मतलब एक जीन के बहुत सारे जीन, एक जैसे बहुत सारे जीन का यहाँ पर कलेक्शन रहेगा और ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एक जीनोम को डिनोट करते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी ऑफ प्रोकैरियोट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, और ये प्रोकैरियोटिक की जीनोमिक लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। देन बाय यूजिंग प्लाज्मिक वेक्टर को यूज कर सकते हैं हम इसमें। इट इज बिकॉज प्रोकैरियोटिक जीनोम डज नॉट कंटेन रिपीटेटिव डीएनए, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जो सेल है, जो जीनोम है, वहां पर किसी भी प्रकार का रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल रहेगा उसको हम क्लोन करेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे, उसका कलेक्शन करेंगे और उनको हम जीनोमिक लाइब्रेरी में कलेक्ट करते हैं। देन cDNA लाइब्रेरी, इट रिप्रेजेंट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ओनली, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रेजेंट करेगा। DNA is produced from isolated mRNA, यहाँ पर जो भी DNA प्रोड्यूस होगा वो mRNA को आइसोलेट करके किया जाएगा, प्रोसेस होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। The DNA so made is called as complementary DNA। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, mRNA से हमने DNA बनाया है यहाँ पर, और ऐसे DNA को हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री DNA बोलेंगे। और इस अगर ऐसे डीएनए हम कलेक्ट करते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री लाइब्रेरी हम बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी हम यहाँ पर बोलेंगे। यूकैरियोटिक डीएनए जीनोम कंटेन इंट्रॉन्स, अब ये जो डीएनए हम कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे डीएनए के पास इंट्रॉन्स होते हैं, रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होंगे और रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होगा जो हमारे प्रोकैरियोट में नहीं था, वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। हेंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी इन यूकैरियोट इज नॉट मीनिंगफुल, और इसीलिए जीनोमिक लाइब्रेरी जो है यूकैरियोट में, मतलब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यूकैरियोट में cDNA लाइब्रेरी पाई जाती है और प्रोकैरियोट में जीनोमिक लाइब्रेरी पाई जाती है। इस तरह से हम यहाँ पर जीन लाइब्रेरी के बारे में पढ़ चुके हैं और वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं।